तो शुरू कर लेते हैं बेटा। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में हमने देखा था कि ये जो है ना 12 अक्टूबर करके आए थे 1999 को। इन्होंने 12 अक्टूबर कर दिया था, कू कर दिया था। कू कहते हैं सिविलियन गवर्नमेंट को टॉपल करना, उसे गिराना, असेंबली को तोड़ देना, मार्शल लॉ लगा देना, ठीक है, सिविलियन गवर्नमेंट को घर भेज देना। तो इस तरह से ये इस रास्ते से आए थे परवेज मुशर्रफ साहब। 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी उसे इन्होंने घर भेज दिया था, ठीक है। हाई चेकिंग के इल्ज़ाम लगाए गए उनके ऊपर, करप्शन के इल्ज़ाम लगाए गए, इक़दाम कत्ल के जुर्म डाले गए। उन्हें फिर जो है ना जी सज़ाए मौत दी गई, मतलब उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, ठीक है। उसके बाद फिर वो मुआहदा करके बाहर चले गए। बाद में फिर वो सज़ा मुअत्तली भी खुद इन्होंने ही की, ठीक है। तो मामला इस तरह से चल रहे थे। मुशर्रफ साहब के दौर में जो हमने कल डिस्कस नहीं किया, 9/11 का इशू डिस्कस नहीं किया था हमने। 9/11/2001 का जो इंसिडेंट हुआ हमारे पास, इन्हें हमने डिस्कस नहीं किया था। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। आप में से कुछ बच्चे कह रहे सर बता दें। तो 9/11 बेटा जो है हमारे पास ये 4 जहाज थे हमारे पास, जो पैसेंजर प्लेन थे उन्हें हाईजैक किया गया। 4, 3 नहीं 4, जिनमें से 2 जो थे वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बिल्डिंग थी ये दुनिया की हाईएस्ट बिल्डिंग में से, तो वहां जाके टकराए। एक पेंटागन से टकराया, ठीक है, और एक हवा में ही तबाह कर दिया गया, ठीक है। इस तरह से जो है ना जी ये कब हुआ इवेंट, इंसिडेंट ये कब हुआ? 9/11 का मतलब क्या है, यहाँ से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं तो हुआ था कंफ्यूज, एक पेपर में मैंने ये गलत भी किया था सवाल। तो मैं समझता रहा कि 9 तारीख है, 11वां महीना है, मतलब मैं 9 नवंबर समझता रहा इसे, ठीक है। जबकि ये नवंबर नहीं है बल्कि ये क्या है, 11 सितंबर है। मतलब ये तारीख है 11 सितंबर, 9वां महीना सितंबर का 2001 है। इसका मतलब 11 सितंबर 2001 का ये इंसिडेंट था। इसका इल्ज़ाम अलकायदा के ऊपर लगाया गया, उसामा बिन लादेन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि जी इन्होंने ये किया है, ठीक है। उसामा बिन लादेन ने कहा कि हमने नहीं किया, हमने अगर किया है तो हमारे खिलाफ सबूत दें। फैसला कर लिया गया था अफगानिस्तान पे हमला करने का, ठीक है। और अल्टीमेटली ये अटैक कर दिया गया अफगानिस्तान के ऊपर 7 अक्टूबर 2001 को। अफगानिस्तान पे अमेरिका ने अटैक कर दिया। और आप ये देखें कि उस वक्त पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नवाज शरीफ साहब, मुशर्रफ साहब बैठे हुए थे। और उधर अमेरिका में कौन थे जी? बुश आ गए थे जी, सदर बुश जूनियर। बुश जूनियर साहब थे, तो इन्होंने पाकिस्तान को थ्रेट किया कि जी आप पाकिस्तान या हमारे साथ हैं, यू आर विद अस। उसने कहा था कि आप हमारे क्या हैं जी, यू आर, या तो फिर आप हमारे साथ हैं विद अस, आर अगेंस्ट अस, या तो आप हमारे मुखालिफ हैं या फिर हमारे क्या हैं जी साथ हैं। बस 2 ही ऑप्शन है आपके पास, या तो हमारे साथ खड़े हो जाएं विद अस आर अगेंस्ट अस। पाकिस्तान में मुशर्रफ साहब बैठे हुए थे, तो मुशर्रफ साहब ने फैसला किया कि हम विद अस, हम आपके साथ हैं। फिर वही तालिबान जिन्हें हमने ट्रेनिंग दी, जिन्हें हमने मुजाहिदीन कहा, अब हमने फैसला किया कि वो क्या होंगे जी, दहशतगर्द हैं। वो क्या है? क्योंकि अमेरिका ने फैसला कर दिया था। अब ये क्या है जी, हमारे में दहशतगर्द हमने इन्हें करार दिया और उनके खिलाफ हमने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। अमेरिका के साथ चले गए हम। यही वो दौर था जब पाकिस्तान को मेजर नॉन नेटो अलाय का दर्जा दिया गया। मेजर सबसे बड़ा जो है ना नॉन नेटो अलाय,
नेटो ने आके अटैक किया था ना अफगानिस्तान पे, नेटो में सारे मुल्क आ गए थे। तो नेटो जो था उसका, हम नेटो के मेंबर तो नहीं थे लेकिन हम उनके साथ इलाके में थे। उनका सारा जो माल है, सारे जो इक्विपमेंट्स थे, असला वगैरह पाकिस्तान से गुजर के जाता था अफगानिस्तान में। ठीक है, तो मेजर नाल नेटो हमारी याराना था उस वक्त। एक ही थाली में खाते थे अमेरिका और पाकिस्तान, मुशर्रफ साहब और बुश साहब। इस तरह से मामला चलते थे इनके, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार था इनका आपस में। तो नॉन नेटो अलाय हम बन गए हुए थे। ठीक है, यहाँ आप देखें कि हमारे पास जो 9/11 हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को आजकल क्या कहते हैं, ये भी सवाल बनता है। ग्राउंड जीरो, ग्राउंड जीरो उस जगह को आजकल कहा जाता है। तो वहाँ पे वो जो लोग मारे गए थे उनकी तस्वीरें लगाई हुई हैं। 3000 के करीब लोग कहा जाता है कि इसमें मारे गए थे। 3000 के करीब लोग बताए जाते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इंसिडेंट हुआ था। अब हमने जो तालिबान ट्रेंड किए उन्हें कि हम मुखालिफ हो गए, तो वो हमारे मुखालिफ हो जाएंगे। वो पाकिस्तान में जो है ना अटैक करने शुरू कर देंगे, और पाकिस्तान के अंदर जो वो तालिबान अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे उसका नाम रखेंगे TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान में भी अटैक करने शुरू कर दिया। आज तक वो अटैक कर रहे हैं। KPK वाली साइड में जब भी कोई अटैक होगा पाकिस्तान की जो है ना जी, किसी भी सिविलियन पे या चाइनीज पे या जो है ना जी आर्मी के ऊपर अटैक जो होगा, जो भी अटैक होगा वो TTP करेगी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग करेंगे। बलूचिस्तान में अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट होगा तो वो BLA उसकी जिम्मेदारी कबूल करती है, बलूच लिबरेशन आर्मी या BRA। BLA और BRA दो हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है ना जी ये मामला चले थे मुशर्रफ साहब के दौर में। ठीक है, मुशर्रफ साहब का दौर हमने डिस्कस कर लिया, हुआ था। तो मुशर्रफ साहब आगे चल के 2003 के अंदर क्या करते हैं जी, 17वीं अमेंडमेंट करते हैं जी, 17th अमेंडमेंट। और क्या करते हैं, 58(2)B, 58(2)B को रिस्टोर कर देते हैं। मतलब सदर के इख्तियारात जो हैं वो ये इख्तियार दे दिया गया सदर को कि वो असेंबली तोड़ सकता है, सिविलियन गवर्नमेंट को घर भेज सकता है। 58(2)B का बारे में मैंने आपको देखा था, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई गई थी कब जी, 8th अमेंडमेंट में। 8th अमेंडमेंट में 1985 के अंदर इसे ख़त्म किया गया। 13वीं अमेंडमेंट में नवाज शरीफ साहब ने, कब, 1997 में। अब इसे दोबारा इंट्रोड्यूस करवाया गया मुशर्रफ साहब ने 17वीं अमेंडमेंट में। कब की बात है ये, 2003 की बात है। असेंबली से अप्रूव कर, असेंबली इलेक्शन हो गए थे ना, असेंबली बन गई थी, असेंबली से इन्होंने इसे दोबारा से इंट्रोड्यूस करवा लिया, इख्तियारात सारे दोबारा से अपने पास रख लिए। मुशर्रफ साहब ने चीफ एग्जीक्यूटिव बने थे ये, इन्होंने 12 अक्टूबर किया तो इन्होंने अपने लिए जो सीट मतलब अपने लिए तजवीज़ किया नाम, वो चीफ एग्जीक्यूटिव का किया। जब तक ये प्रेसिडेंट नहीं बने 2001 तक ये चीफ एग्जीक्यूटिव रहे, फिर ये प्रेसिडेंट बन गए। इसे मैं रेज कर देता हूँ। इनका जो आर्मी चीफ का टेन्योर है वो ज़रा थोड़ा सा एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। जो इनका जो टेन्योर है बेटा वो 6 अक्टूबर 1998 से लेके 29 नवंबर और 2007 तक इनका टेन्योर है एज ए आर्मी चीफ। एज ए आर्मी चीफ इनका टेन्योर है। जब ये जाएंगे 29 नवंबर को, तो इनके बाद नेक्स्ट आएगा इशफाक परवेज कियानी। इशफाक परवेज कियानी साहब आएंगे जी। तो कियानी साहब का टेन्योर भी लिखने एक दफ़ा हम जरा, चलो मैं इधर साइड पे लिख देता हूँ ताकि ये लिखे रहेंगे और हम जो है ना बाकी जो हिस्ट्री है वो डिस्कस करते रहेंगे। इन्हें मैं साइड पे लिख देता हूँ बेटा। अजय मुशर्रफ गया, मुशर्रफ 1990 साल लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, 8 से लेके 2007 तक रहा। ठीक है, मुशर्रफ के बाद आ गया कियानी साहब।
इशफाक कियानी साहब 29 नवंबर 2007 में ये आए और ये चलेंगे जी 2013 तक। 29 नवंबर 2013 तक ये चलेंगे। उसके बाद आ जाएंगे जी जनरल रहील शरीफ साहब। जनरल रहील शरीफ साहब 29 नवंबर 2013 को आएंगे और ये चलेंगे 2016 तक। 29 नवंबर 2016 तक रहेंगे। उसके बाद आ जाएंगे जी कमर जावेद बाजवा साहब। कमर जावेद बाजवा साहब, तो बाजवा साहब का टर्नओवर है जी 29 नवंबर 2016 से लेके 29 नवंबर 2022 तक ये रहेंगे। अब डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। 29 नवंबर यहाँ से इशफाक परवेज का एनसी शुरू हुआ, सारा 29 नवंबर ही चलता आ रहा है। 29 नवंबर को ही जाएंगे, 29 नवंबर को ही नया आएगा। ठीक है। कमर जावेद बाजवा साहब चले गए 22 में, 29 नवंबर 2022 को। उसके बाद आ गए जी आजकल जो करंट है आसिम मुनीर साहब, हाफिज साहब जो आजकल फील्ड मार्शल भी हैं, तो ये आएंगे जी 2022 में। 29 नवंबर को ही आए हैं और टिल डेट तो ये अभी तक चलते जा रहे हैं, पता नहीं कब तक चलते हैं, कोई पता नहीं है। वैसे अभी मुद्दत 5 साल कर दी गई है, 22 और 5 27 तक तो ये चलेंगे पक्का। आगे एक्सटेंशन मिल गई तो 5 साल और एक्सटेंशन हो जाएगी, मतलब ये 5 और 5 10 साल। वज़ीर आज़म ने आज तक 5 साल मुकम्मल नहीं किए, लेकिन अगर ये चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। आप देखें ना, ये 2 टर्म गुजार के गया, 6 साल गुजार के गया। अब ये तो चले 3 साल गुजार के, बाजवा साहब फिर 6 साल गुजार के गए। ठीक है। तो अब रिवायात है कम से कम 6 साल तो होने चाहिए ना। तो इस तरह से जो है ना जी आजकल ये फील्ड मार्शल भी हैं, तो ये एक साइड पे मैंने लिख दिए हैं। बस इनके अगर टेन्योर याद ना रहे तो कम से कम इनकी तरतीब जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया क्लियर आपको। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मुशर्रफ के जाने के जो सवाल के असबाब थे, कौन कौन सी इंडस्ट्री ने ग्रो किया, पैसा भी पाकिस्तान में आना शुरू हो गया, हालात अच्छे हो गए थे पाकिस्तान के। फाइनेंशियली अगर सूरत हाल देखें, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। हमारी जो मीडियम इंडस्ट्री थी, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री, वो तरक्की कर रही थी। पाकिस्तान के मामला अच्छे होना शुरू हो गए थे। लेकिन मुशर्रफ साहब के जो सवाल के असबाब हैं, उसमें बुगटी साहब को इन्होंने मारा, वहाँ से लोग इसके ज़्यादा मुखालिफ हो गए, स्पेशली बलोच। और बाकी बलोच तो वैसे ही मुखालिफ थे पहले ही, फिर ज़्यादा वहाँ डिस्टर्बेंस शुरू हो गई। फिर इन्होंने लाल मस्जिद का ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सनराइज था, ऑपरेशन का नाम भी लिख लें। 2007 में इन्होंने जो क्या किया, लाल मस्जिद का ऑपरेशन का नाम क्या था जी, ऑपरेशन सनराइज। ऑपरेशन सनराइज याद रखेंगे, मैंने आपको बताया सारा किस तरह से वहाँ से पे जो है ना जी शुरू कैसे किया गया था। ब्रिगेडियर साहब थे जी, उनकी गाड़ी पे फायरिंग हुई थी। उसके बाद से जब वहाँ जाके तलाशी ली गई, इंफॉर्मेशन ली गई, तो पता चला वहाँ असला ही असला था। फिर वहाँ ऑपरेशन किया गया, जिसे ऑपरेशन सनराइज का नाम क्या दिया गया। 4 जुलाई 2007 से लेके 12 जुलाई 2007 तक ये चला। मौलाना अब्दुल रशीद साहब को मार दिया गया। मौलाना अब्दुल अजीज साहब जिंदा हैं और आज भी लाल मस्जिद के मुतवल्ली हैं, उसे चला रहे हैं, अंदाज़ा लगाएं। ठीक है, आज भी हैं, मौजूद हैं। उसके बाद इनका जो सबसे बाकी अगर देखें जवाल में बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें जो है ना जी इन्होंने जो चीफ जस्टिस के खिलाफ इफ्तिखार चौधरी साहब बैठे हुए थे, उन्हें उठा के इन्होंने घर भेज दिया था। उनकी जगह पे जस्टिस जावेद इकबाल साहब को इन्होंने लगाया था कुछ अरसे के लिए। बाद में फिर वकला की तहरीक चलेगी साथ। ठीक है। अच्छा, आगे चल के ना इनकी जो दूसरी बड़ी गलती है वो है एमरजेंसी। 3 नवंबर को दोबारा एमरजेंसी 3 नवंबर 2007 को इन्होंने एमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी में भी आप मतलब इमरजेंसी इन्होंने लगाई इस तरह से कि जो है ना जी असेंबली की वैसे मुद्दत आगे ख़त्म होने जा रही थी, तो इन्होंने जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया। अदालतों में जो जज बैठे हुए थे उन्हें इफ्तिखार चौधरी और बाकियों को उठा लिया, फिर उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। इस तरह से सियासी जो पार्टीज थी उनके ऊपर क्रैकडाउन किया और 400 के करीब सियासतदानों को उठा लिया गया रात पुलिस ने। और फिर वो वकला निकलेंगे
और एक तहरीक चलेगी जिसे वकला की तहरीक कहते हैं। किसके खिलाफ? मुशर्रफ के खिलाफ। ये उस वकला तहरीक को भी कुचलने की कोशिश करेगा। 700 के करीब करीब वकला जो थे वो गिरफ्तार किए थे इसने। ठीक है, मामलात जो थे मुशर्रफ साहब के हाथ से फिर निकलते जा रहे थे। असेंबली की मुद्दत खत्म हो रही थी, आगे प्रेसिडेंसी जो थी वो तो इसने दोबारा रिन्यू करवा ली थी। 2007 में ही इसने मतलब अगले 5 साल के लिए फिर ये प्रेसिडेंट बन गया था। तो 2012 तक ये प्रेसिडेंट रह सकता था। ठीक है, वर्दी में ही अदालतों ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ जी से आपको वर्दी उतारने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर रह सकते हैं। तो अदालतों ने भी क्या खूब जो है ना जी अपना फर्ज निभाया है। तो इस तरह के मामला चलते रहे, मामला डिस्टर्ब होते चले गए मुशर्रफ साहब के हाथ से। जो इक़्तिदार था वो रेत की तरह से निकलना शुरू हो गया था। अब बेनज़ीर साहिबा वापस आ चुकी थी, उन्होंने तहरीकें शुरू कर दी हुई थी, जलसे शुरू कर दिए हुए थे। इलेक्शन का टाइम था कि असेंबली की मुद्दत खत्म होती थी, नए इलेक्शन होने थे। नवाज शरीफ साहब भी वापस आ गए थे और ये दोनों पार्टीज मिल गई थी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो मैंने आपको बताया था, दोनों पार्टी मिलकर ना जिद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी अपनी जो है कैंपेन चला रही है। और उसी दौरान बेनज़ीर की डेथ भी हो गई। तो अवाम की जो मोहब्बत थी, एक मतलब एक सिंपैथी जो थी वो पीपल्स पार्टी की तरफ चली गई। पीपल्स पार्टी की तरफ चली गई और पीपल जब इलेक्शन हो गया आगे चल के, तो फिर सारे के सारे जो क्या होगा जी, जो मतलब चले इलेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, ऐसे मैं रेज कर देता हूँ। इलेक्शन 2008 हेडिंग दे लें, इलेक्शन 2000। अच्छा, सीटों को अब याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतने सारे इलेक्शन हुए हैं, इतने सारी सीटें होती हैं तो कभी नहीं पूछता कि कितनी सीटें हैं, किस पार्टी की थी। ठीक है जी, इसमें मीर हजार खान खोसू नहीं, वो तो बाद में थे। मियां मोहम्मद सोमरो, मियां मोहम्मद सोमरो साहब जो थे ना जी, ये केयरटेकर पीएम बनेंगे। केयरटेकर पीएम जो होंगे इस इलेक्शन के दौरान मियां मोहम्मद सोमरो बनेंगे, क्योंकि ये क्या थे जी, सेनेट के चेयरमैन थे। तो ये क्या बनेंगे जी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। में शौकत अजीज का टेन्योर खत्म हो जाएगा ना, शौकत अजीज का टेन्योर जैसे ही खत्म हुआ, असेंबलियां खत्म हो जाएंगी। तो जनवरी 2008 में इलेक्शन होने थे। ठीक है, बेनज़ीर की वजह से, शहादत की वजह से फिर इसे 1 महीना आगे कर दिए गए, फरवरी के अंदर हुए थे इलेक्शन, 18 फरवरी को। ठीक है, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन का रिजल्ट क्या निकलेगा जी, पीपल्स पार्टी जो है ये स्ट्रेंथ में होगी, ये क्या करेगी, जीत जाएगी। और बाकी जो पार्टीज होती हैं वो थोड़ी थोड़ी सीटें लेती हैं। मतलब इसमें आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी प्लस नून लीग, PMLN, तो ये जो है ना जी दोनों मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे आगे चल के। इनके सीट बेटा अगर आप लिखना चाहें तो मैं आपको लिखवा देता हूँ इसमें। तो एक पीपल्स पार्टी की 116 सीटें थी, PMLN की 66 सीटें थी, मतलब 88। PPP की 116 और इनकी 88 के करीब करीब सीटें थी। और मुस्लिम लीग क्यू की जो थी, मुस्लिम लीग क्यू भी तो मुशर्रफ की पार्टी भी तो इलेक्शन लड़ रही थी ना। मुशर्रफ तो ये सोच रहा था कि मेरी पार्टी इलेक्शन जीत के आएगी, मैंने काम इतना सारा किया हुआ, मैं आगे चलूंगा, दोबारा से असेंबली भी मेरी हो जाएगी, मेरा प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा। लेकिन रिजल्ट क्या निकला, आवाम की जो सिंपैथी थी वो पीपल्स पार्टी के साथ थी, क्योंकि आवाम समझती थी ये जो करवाया गया, बेनज़ीर को जो शहीद किया गया, ये मुशर्रफ ने करवाया है। ठीक है, जबकि मुशर्रफ कहता रहा कि ये अलकायदा ने करवाया है। इस तरह से जो है ना जी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलके क्या करेंगे, आगे चल के गवर्नमेंट बनाएंगी। और जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो कौन बनेंगे जी, ये जो आपके गिलानी साहब हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब। यूसुफ रजा गिलानी साहब क्या बनेंगे जी, पाकिस्तान के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। पीएम कौन बनेंगे जी नेक्स्ट, यूसुफ रजा गिलानी साहब क्या बनेंगे जी, पीएम बनेंगे। और आगे चल के मुशर्रफ साहब अभी बैठे हुए हैं। ठीक है, ये मार्च में बनते हैं ना, फरवरी में इलेक्शन हुए तो मार्च में गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए। ठीक है, ये चले गए सोमरो साहब। अब उसके बाद जो जी क्या होगा जी, आगे चल के ये होगा कि हमारे पास मुशर्रफ साहब बैठे हुए हैं, तो अब ये दोनों मिलके, मतलब जरदारी साहब हैं पीपल्स पार्टी को लीड करने वाले, और PMLN को लीड करने वाले कौन है जी, नवाज शरीफ साहब हैं। ये दोनों फैसला करते हैं, कहते हैं कि जी अब हम जीत तो गए हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी हमारा आ गया, असेंबली में अक्सरियत हमारी है। और मुशर्रफ साहब जो थे आर्मी चीफ भी नहीं रहे थे, उनकी जगह पे इशफाक कियानी साहब आ गए हुए थे, कियानी साहब आ गए हैं ना। अब जो है ना जी मुशर्रफ की जो पावर थी वैसे खत्म हो गई है, शेर के दांत खत्म नहीं है अब। तो अब क्या है जी,
ना वो आर्मी चीफ है और ना ही जो है ना जो उसकी पार्टी जीत सकी है। ठीक है, मेरे ख्याल से वो 38 के करीब सीटें थी PMLN की, काफिले की, उससे वो गवर्नमेंट नहीं बना सकते थे। ठीक हो गया जी। इस तरह से अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे, फैसला करेंगे कि जी हम क्या करते हैं जी, मुशर्रफ को करते हैं इम्पीचमेंट, मुआखजा करते हैं इसका मुशर्रफ का। इसने जो इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी का मैंने बताया ना आपको, 3 अक्टूबर को इसने इमरजेंसी भी लगा दी थी, ये भी ऐड कर लीजिएगा। 3 अक्टूबर 2007 को इसने इमरजेंसी लगा दी थी, मुल्क में इंशाअल्लाह मुअत्तल कर दिया था, वो सारा इसने वो कर दिया हुआ था। तो ये दोनों फैसला करते हैं कि जी इसने जो मुल्क में इमरजेंसी लगाई उसे, उसकी बेस पे हम इसका मुआखजा करते हैं। और दूसरा जो इसने वकीलों को, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे उसे उठा के घर भेजा हुआ था, बल्कि उसे कैद किया हुआ था, वो आप क्या है कि जला वो नजरबंद किया हुआ था उसके घर में। तो हम क्या करते हैं, उसे भी छोड़ देते हैं और जो वो साहब जरा उसे घर भेजा गया तो वो मुखालिफ फैसले तो देगा, वो डटा हुआ है, तो उसे ले आते हैं दोबारा से और पार्लियामेंट में मुशर्रफ साहब के खिलाफ मुआवजे की तहरीक चलाते हैं, इम्पीचमेंट करते हैं। इसकी ना पार्टी की सपोर्ट है ना आर्मी की सपोर्ट रही अब, तो हम क्या करते हैं, इसकी इम्पीचमेंट करते हैं। तो इम्पीचमेंट जब कहा जाता है मुशर्रफ साहब को, मुशर्रफ साहब सियाना बंदा था, उसने कहा कि इम्पीचमेंट तो मेरी हो जानी है, तो मैं क्या करता हूँ, रिजाइन कर देता हूँ। तो 18 अगस्त 2008 को ये क्या करेगा, रिजाइन करके घर चला जाएगा। ये घर चला गया। उसके बाद 9 सितंबर को ये डेट याद रह जाए तो ठीक है, वरना छोड़ देना। 2008 को जरदारी साहब मुल्क के प्रेसिडेंट बन गए। मुशर्रफ साहब के जाने के बाद अगले प्रेसिडेंट कौन बने, आसिफ अली जरदारी साहब बनेंगे। अब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी ना, यूसुफ ज़रदारी गिलानी साहब क्या जी प्राइम मिनिस्टर हैं और आसिफ अली जरदारी साहब क्या बन गए, सदर बन गए 9 सितंबर 2008 को। ये सवाल एक दफा पूछा गया था 9 सितंबर का पेपर में, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से बेटा मामला चलेंगे, यहाँ से मैं रेस कर देता हूँ। अब थोड़ा सा पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, या जो गिलानी साहब का जो टेन्योर था उसे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 2-4 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अच्छा, इमरजेंसी की डेट भी मैंने आपको लिखवाई है, तो ये भी आपने याद रखनी है जी। यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो टेन्योर है वो 2008 से लेके 2012 तक है, हालांकि इसने 2013 तक रहना था। यानी इसे भी नाहल करवा दिया जाएगा अदालतों से। नवाज शरीफ साहब जाएंगे काला कोट पहन के, एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा बन जाएंगे आगे चल के दोबारा से। ठीक है, तो गिलानी साहब के दौर में आप देखेंगे सबसे पहले जो सवाल बनेगा आपका बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बनता है। एक ऑर्डिनेंस के जरिए इसे शुरू किया गया था, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सवाल बना पेपर में। इसे कब शुरू किया गया, 2008 में शुरू किया गया था। 2008 में ही इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी गई थी बेनजीर इनकम सपोर्ट जो प्रोग्राम था उसके ऊपर। और उसके बाद आप देखें कि 2009 की अगर हम बात करें, 8 में तो बस यही, क्योंकि गवर्नमेंट अभी बनी थी तो ऐसा सच कारनामा नहीं है। 2009 के कारनामे में श्रीलंकन टीम के ऊपर हमला होगा जी। लिखें जरा, टीम के ऊपर क्या होगा जी, लाहौर के अंदर अटैक होगा। ये 2009 की बात है, एग्जैक्ट डेट ना याद रहे तो छोड़ देना। 2009 की बात है जिसमें 6 जो पुलिस एहलकार थे वो भी इसमें शहीद हो गए थे और कुछ सिविलियन भी मारे गए थे। ठीक है, और 6 ही हमारे जो प्लेयर थे श्रीलंका के वो जख्मी हो गए हुए थे। इस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट जो थी उस पर हमारे पर बैन लगा दिया गया था। इसकी जिम्मेदारी जो थी श्रीलंकन टीम के ऊपर हमले की वो LTTE ने ली थी। LTTE कौन था जी, ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन थी श्रीलंका के अंदर, अब तो नहीं रही। अब लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलान, लिबरेशन, एल से लिबरेशन, टी से तमिल और दूसरा टी से टाइगर, ई से ईलान। तो ये जो श्रीलंका के वहां पे कुछ बागी हैं जिन्हें इंडिया सपोर्ट करता है, श्रीलंका से अलग होना चाहते हैं जो,
अलग अपना मुल्क बनाना चाहते हैं, जाफना के इलाके में रहते हैं, जाफना, पूछता है सवाल जाफना में। तो वहां पे पाकिस्तान की आर्मी ने ऑपरेशन किया था श्रीलंका की गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए, इनके खिलाफ, लिट्टी के खिलाफ। LTT पढ़ेंगे इसे, लिट्टी भी पढ़ लेंगे, ठीक है। श्रीलंका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो वहां जब ऑपरेशन किया हमारी आर्मी ने उधर, और उनका सफाया कर दिया गया तो लिट्टी का, तो लिट्टी ने फिर यहाँ क्या किया, ये प्लान किया, और श्रीलंका की टीम इधर खेलने की नहीं हुई थी। इसके पीछे सारा रा था, इसके पीछे सारे का सारा रा मौजूद था, रा की प्लानिंग थी। LTT का मतलब है कि रा उन्हें सपोर्ट करता है, पाकिस्तान में कार्रवाई के लिए भी रा ने सपोर्ट किया था। रा किस चीज का एब्रिविएशन है, रिसर्च एनालिसिस विंग। इंडिया की ये सीक्रेट एजेंसी है, 1968 में ये बनी थी रा। इसके पीछे वैसे माइंडसेट सारा प्लान रा का ही था, उनका तो सिर्फ नाम इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। श्रीलंका के और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की थी बेसिकली इन्होंने, ठीक है। इस तरह से श्रीलंकन टीम वाले इंसिडेंट के बाद आप देखें कि हमने एक दो ऑपरेशन भी शुरू किए दहशतगर्द के खिलाफ, जैसे ऑपरेशन राह रास्त है, इसे मैं चले लिख देता हूं। ऑपरेशन राह रास्त हमने शुरू किया 2009 में, कहा, सवात में। सवात में ये सवाल बनेगा, ऑपरेशन राह रास्त हमने कहाँ शुरू किया, किसके खिलाफ, सवात में तालिबान के खिलाफ शुरू किया था हमने। और ऑपरेशन राह निजात भी हमने 2009 में शुरू किया था, ऑपरेशन राह निजात ये भी 2009 में शुरू किया था, नॉर्थ वजीरिस्तान में, शुमाली वजीरिस्तान। जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थ वजीरिस्तान कहते हैं। तो ये एक दो ऑपरेशन है। उसके बाद GB को हमने जो है क्या किया था जी, एक ऑटोनोमस प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया। जरदारी साहब का ये बड़ा कारनामा था। इन्होंने क्या किया जी, GB को, गिलगित बल्तिस्तान को फेडरल से निकाल के, किससे, फेडरल से निकाल के एक ऑटोनोमस प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया गया कि इनके अपने इलेक्शन होंगे, इनकी अपनी असेंबली होगी। तो पहला जो इनका CM बनेगा वो सैयद मेहदी शाह बनेगा। सैयद मेहदी शाह। पूछता है अक्सर के पहला CM कौन था, GB का, गिलगित बल्तिस्तान का। वहां इलेक्शन हुए, उनकी अपनी सीटें थी, 23 के करीब करीब। तो पहला जो उनका CM बनेगा सैयद मेहदी शाह बना था, अभी तक जिंदा है। और इस वक्त ये सैयद मेहदी शाह जो करंट है क्या है, ये गवर्नर है इस वक्त। इस वक्त GB का गवर्नर कौन है, यही सैयद मेहदी शाह है। 2009 के अंदर ये वकारनामा किया इन्होंने कि क्या किया, GB को फेडरल से निकाल के ऑटोनोमस बॉडी डिक्लेयर कर दिया, ऑटोनोमस प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया। और पहला गवर्नर कौन था जी GB का, GB का पहला गवर्नर था कमर अज़्ज़मान कायरा। कमर अज़्ज़मान कायरा साहब जो पीपल्स पार्टी के हैं, वो पहले गवर्नर थे। पहले गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान का फर्स्ट गवर्नर का पूछा जाता है जब कमर अज़्ज़मान कायरा साहब, करंट गवर्नर सैयद मेहदी शाह साहब है, ठीक है। यही सैयद मेहदी शाह साहब जो है ये पहले CM भी बने 2009 में, किसके, गिलगित बल्तिस्तान के, ठीक है जी। ये जरदारी साहब का बड़ा कारनामा था, क्योंकि वहां पे रिफॉर्म्स चाहिए थी, वो सूबा पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। अभी तक हमने इसे मुकम्मल सूबे का स्टेटस नहीं दिया, लेकिन ऑटोनोमस बॉडी, ऑटोनोमस प्रोविंस डिक्लेयर किया हमने, मतलब इख्तियारात सूबे वाले हैं लेकिन सूबा नहीं है, ठीक हो गया। उसके अलावा आप देखें कि 2009 के अंदर मैंने आपको GB का बता दिया, ऑपरेशन भी बता दिया, बेनजीर का भी बता दिया। 2010 में देख लेते हैं। अच्छा 2009 में, बल्कि 10 में ही आया था, कैरी लोगर बिल के बारे में भी सवाल बनता है, इसे मैं रेज कर देता हूँ। कैरी लोगर बिल के बारे में भी सवाल बनता है अक्सर, तो वो क्या था वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जी कैरी लोगर बिल देखें जी, जी 2009 में वैसे ये पास हुआ था। इसमें क्या बात की गई थी, ये अमेरिका के अंदर, अमेरिका की पार्लियामेंट ने किया था कि हम पाकिस्तान को इमदाद देंगे मिलिट्री के हवाले से, मतलब मिलिट्री की इमदाद देंगे हम। और कितनी देंगे जी, 1.5 बिलियन डॉलर की। और ये अगले 5 साल तक, 5 ईयर तक हम देंगे। तो टोटल कितनी बन जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई किया 1.5 को, तो 7.5 बिलियन की हमें एड मिली थी। कहाँ से जी, अमेरिका से
मिलिट्री बेस एड थी ये। तो ये कब से कब तक चला, हमें एड मिली 2010 से लेके 2014 तक, ये साल भी पूछा हुआ है उसने, कब से कब तक हमें एड मिली 2010 से लेके 2014 तक हमें अमेरिका ने मिलिट्री के हवाले से एड दी थी कि जी हम आपको जो है मिलिट्री को बिल्ड करने के लिए, बेहतर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं जी, आपको एड दी जाएगी 2010 से 2014 तक, हर साल आपको 1.5 बिलियन डॉलर दिए जाएंगे और ये इमदाद 5 सालों तक चलती रहेगी। ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसने ये किया था, अमेरिका में बराक ओबामा आ चुका था। ठीक है, तो ये कैरी लोगर बिल था, इसका बड़ा चर्चा हुआ था। जो अपोजिशन थी उसने बड़ा जो है ना, नवाज शरीफ साहब अपोजिशन में भी थे, गवर्नमेंट में भी थे, बस ऐसे चल रहा था इनका। तो बड़ा इन्होंने जो है ना जब वो किया था, पवेला किया था कि जी जो है ना आर्मी को बेच दिया गया जी, अमेरिका जो है ना जी के मुताबिक अमेरिका के ये हैं और ये अमेरिका के वो हैं, और अमेरिका के सबसे कर दिया गया, अमेरिका को कर दिया गया। खैर जी, तो कैरी लोगर बिल हो गया आपका। 2010 से लेकर 2014 तक हमें एड मिलनी थी अमेरिका से, कितनी, टोटल 7.5 बिलियन की थी। ये कभी कभी इसका पूछता है कितनी मिल रही थी, कभी पूछता है कब से कब तक मिली, कभी पूछता है कितने सालों के लिए मिली, इस तरह से पूछेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे सैलाब आ जाएगा 2010 में, वो भी जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। 2010 में इन्हीं के दौर में आया है ना बड़ा जो सैलाब आया था। अभी 2022 में भी आया था, लेकिन 2010 का बड़ा सैलाब था। तो 2010 में क्या है, पाकिस्तान में फ्लड आया, जिसके अंदर तकरीबन जो है ना जी आप देखें कि 1600 के करीब है, हाँ 1600 के करीब लोग इसमें जो है ना मारे गए थे। 1600 के करीब जो लोग थे वो मारे गए थे। जनूबी पंजाब में, अदद दरिया सिंध के आसपास ज्यादा था ये। तो इसके अंदर वो पूछता है कितने एरिया के, पाकिस्तान के कितने एरिया में ये सैलाब आया था 2022 वाला। 1/5, 1/5, मतलब अगर पूरे पाकिस्तान के 5 हिस्से कर दिए जाए तो उसका एक हिस्सा जो था इस फ्लड से इफेक्ट हुआ था। इसी तरह से उसने पेपर में दिया है, 1/8 का ऑप्शन दिया हुआ था उसने, 1/3 का ऑप्शन दिया हुआ था, इस तरह से वो ऑप्शन देगा। तो 1/5 वाला ठीक है, एरिया के ऊपर ये फ्लड आया था। ठीक है, यूसुफ रजा गिलानी साहब का दौर है ये। ओके हो गया, कैरी लोगर बिल हो गया। उसके बाद 18 अमेंडमेंट को हम जरा देख लेते हैं, ये भी तो गिरा 2010 में, इसे मैं रेस करते थे। 18 अमेंडमेंट जो है ना बहुत बड़ा कारनामा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। इसके ऊपर अलग से तो लेक्चर शाह साहब का दिया था डिटेल में, लेकिन मैं 1-2 पॉइंट बता के आगे चला जाऊंगा। 18th अमेंडमेंट जो है ये 2010 के अंदर आई। कब आई बेटा? 2010 के अंदर आई। इसकी एग्जैक्ट डेट भी आपको करनी पड़ेगी, 18 अप्रैल 2010 असेंबली में। अच्छा, 18 में अमेंडमेंट है और 18 अप्रैल ही याद रखेंगे हम, 2010 की ये बात है। ठीक है, 18 अप्रैल 2010 की बेटा ये बात है। तो इसमें आप देखें कि 18वीं तरमीम के अंदर सबसे पहला जो काम किया जरदारी साहब ने वो ये किया कि जो 17th अमेंडमेंट थी, 17वीं अमेंडमेंट थी, उसके अंदर 58(2) भी मौजूद थी, इसका खत्म कर दिया गया, इसे खत्म कर दिया गया कि जी इख्तियारात मतलब दोबारा से इसके पास चले गए, प्राइम मिनिस्टर के पास चले गए। जरदारी साहब का ये बड़ा कारनामा था कि खुद वो प्रेसिडेंट है, सारे इख्तियारात किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन उसने क्या करना है, यार मुझे नहीं इख्तियारात चाहिए, मैं ये वजीर आजम को दे रहा हूँ, जो असल में 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक मैं जो पावर है वजीर आजम के पास होनी चाहिए, मैं उसे बहाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर क्या किया गया, जो सदर के पास असेंबली को तोड़ने के इख्तियारात थे 58(2) भी लगा के वो किसी को भी कर भेज देते थे, इमरजेंसी लगा सकते थे, मार्शल लॉ लगा सकते थे, वो सारे के सारी पावर दोबारा से वजीर आजम को दे दी गई कि वजीर आजम की मर्जी से होगा जो कुछ भी होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें सूबों को ऑटोनोमस किया गया, सूबों को इख्तियारात दिए गए, उन्हें जो है ना जी फाइनेंशियली भी और एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी उन्हें इंडिपेंडेंट किया गया। बहुत सारे जो इदारे थे वो फेडरल से निकाल के प्रोविंसेस को दे दिए गए। जिस तरह से एजुकेशन आपको पता है कि अब सूबे की मतलब है कि है जुरिडिक्शन, इसी तरह से आप देखें हेल्थ जो आप अक्सर आप लोग देखते हैं जी, वफाक में ने जो है ना जी बजट ही जो है ना जी रखा है जी 30 मिलियन रखा है टोटल सेहत का बजट, और जो है ना जी 26 मिलियन रखा है जी
टोटल जो है ना जी हेल्थ का बजट। वही ये हेल्थ और ये जो एजुकेशन है, ये जो पुलिस है, ये सारे प्रोविंस के डिपार्टमेंट है, प्रोविंस के अंडर कर दिए गए। इनका बजट प्रोविंस के बजट में रखा जाता है। फेडरल का इनके साथ ताल्लुक ही नहीं है। हेल्थ को कौन देखता है? मरियम नवाज साहिबा देखती हैं। एजुकेशन को कौन देखती है? मरियम नवाज साहिबा देख रही हैं इस वक्त। तो ये जो है ना फेडरल का डिपार्टमेंट है। फेडरल थोड़े बहुत पैसे किसी में क्यों रखता है? इस्लामाबाद के जो इदारे हैं वो तो फेडरल देख रहा है ना। इस्लामाबाद में एजुकेशन हेल्थ के जो मामला हैं वो कौन देख रहा है? इसके अलावा कुछ पूरे पाकिस्तान के अंदर कुछ इदारे हैं ऐसे हेल्थ के भी और एजुकेशन के भी जो फेडरल के अंदर है। फेडरल उनके लिए थोड़े से पैसे रख लेता है। अक्सर तनकीद होती है ना, आप देखते हैं जी डिफेंस के लिए इतना सारा बजट रख दिया है और हेल्थ के लिए इतना सा रखा है और जी एजुकेशन के लिए इतना सा रखा है। बात को समझे ना जरा। फेडरल का तो काम ही नहीं है ये। फेडरल ने किसे निकाल के किसे दे दिया गया? सूबे को दे दिए गए। अब सूबे के इख्तियारात हैं इस पे। सूबा अपना बजट रखता है हेल्थ का भी और बाकी सूबे क्या कर रहे हैं? अब बेचते जा रहे हैं। आपको पता है अभी हॉस्पिटल्स को जो है ना जी प्राइवेट किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। एजुकेशन के जो आपके सामने है 7,000 स्कूल पहले बेचे थे, 7,000 फिर बेच दिए गए। अब तीसरा जो फेज है वो आ रहा है, 7,000 फिर बेच दिए जाएंगे। जो बचेंगे फिर अगला चौथा फेज आ जाएगा। ठीक है जी। तो 58(2)B में क्या किया गया जी? प्रोविंसेस को इख्तियारात दे दिए गए। उसके बाद आप देखेंगे जिया का जो नाम था पाकिस्तान के कानून में से उसे निकाल दिया गया। इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बुनियाद रखी गई है। पॉइंट ऐड करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ये कब एस्टेब्लिश हुआ? सवाल बनेगा 2010 में। देखिए ना, हर सूबे का एक हाई कोर्ट है। हमारे पास इस वक्त 5 हाई कोर्ट है। पहले 4 थे। पंजाब हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान का हाई कोर्ट, इस तरह से KPK का हाई कोर्ट, इस तरह से हर सूबे का अपने का हाई कोर्ट है। तो 4 हाई कोर्ट काम कर रहे थे हमारे पास। एक फिर सुप्रीम कोर्ट है। अब 4 के बजाय 5 हाई कोर्ट कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी एक बनाया गया। कौन से अमेंडमेंट में? 18वीं तरमीम में 2010 के अंदर। 2010 में 18वीं तरमीम के अंदर क्या किया गया जी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बनाया गया। बाकी इसकी डिटेल जो है अलग से लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया गया था, उसे देख लीजिएगा। ये 3-4 मेन पॉइंट है। इंटरव्यू में भी अगर आपसे कभी पूछा जाए तो ये आप बताएंगे तो मेरे ख्याल से काफी रहेगा। ये अगर ना भी बताया, पहले जो 2-3 पॉइंट बताया मैंने आपको कि सूबों को ऑटोनोमस किया गया, ठीक है, इसी तरह से 58(2)B को खत्म कर दिया गया था। ये आप 2-4 पॉइंट बताएंगे तो मेरे ख्याल से आपका काम चल जाएगा। इख्तियारात दोबारा से प्राइम मिनिस्टर को दे दिए गए, मतलब पार्लियामेंट को मजबूत किया गया, ना कि फर्द वाहिद को। ठीक है, तो ये आपकी 18वीं तरमीम थी। इसकी एग्जैक्ट डेट भी कभी कभी पूछ लेता है वो, ये आप लिख लेंगे। ठीक है, इसे मैं रेज करता हूँ। बस ये 2-4 इवेंट थे 2010 के। उसके बाद हम देख लेते हैं 2011 में उसामा बिन लादेन के खिलाफ जो ऑपरेशन किया गया वो देखेंगे हम। और उसके बाद जो है ना जी, अच्छा तापी भी कर लें। तापी के बारे में भी पूछ लेता है कभी कभी। तापी के बारे में कर लें जरा। तापी जो था ये भी 2010 में किया गया था। ये मुआहिदा था तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तापी जो है ये गैस पाइपलाइन थी। क्या थी ये? गैस पाइपलाइन बिछानी थी। कहां से? तुर्कमेनिस्तान से। तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान को भी उसने गैस देनी थी। फिर वहां से पाइपलाइन आगे पाकिस्तान को आती, पाकिस्तान को गैस देनी थी। वहां से फिर आगे उसने इंडिया में जाना था, इंडिया को भी उसने गैस देनी थी। गैस पाइपलाइन का मुआहिदा था ये तापी, 2010 में किया गया। लेकिन ये इस पर सुस्त रवि का शिकार है। इस में अफगानिस्तान में अमन नहीं है। इंडिया इसे मुकम्मल करना नहीं चाहता कि पाकिस्तान को इसका फायदा ना हो जाए। ठीक है, इस वजह से ये अभी प्रपोज्ड मतलब एक स्टेज के ऊपर ही है। इसके ऊपर कोई खास काम नहीं हुआ। थोड़ा बहुत तुर्कमेनिस्तान ने काम किया था इसके ऊपर, उसके बाद ये ऐसे ही पड़ा हुआ। अगर ये हो जाते तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ये सस्ती गैस हम वहां से ले सकती हैं। यहाँ ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी शुरू की गई थी आगे चल के 2013 में। ठीक है, वो भी पाइपलाइन शुरू की गई थी। उसमें ईरान ने अपने साइड पे पाइपलाइन बिछा दी थी, पाकिस्तान ने नहीं बिछाई अभी तक। इसकी वजह से हमें इंटरनेशनल कोर्ट में जुर्माना भी हो सकता है। तो ईरान ने पिछले दिनों कहा था कि हमारे साथ हमने तो अपना इतना पैसा लगा के ले आए पाइपलाइन, आप उसने क्यों नहीं बनाई? आप बनाया, अदरवाइज फिर हम किधर जा रहे हैं? इंटरनेशनल कोर्ट में जा रहे हैं, आपके पास जुर्माना हो सकता है। ठीक है, तो उसके ऊपर फिर हमारी बातचीत चली थी इमरान खान के दौर में दोबारा से, जी हम इसे करते हैं, बस वो आज करते हैं।
तापी के बाद बेटा उसामा बिन लादेन के खिलाफ जो ऑपरेशन किया गया नेपच्यून सफेयर, उसे ऐड कर ले। ऑपरेशन नेपच्यून स्फीयर 2 मई 2011 को एबटाबाद में। अब अंदाजा लगाएं, आप इस बात को जरा समझिएगा। हम कह रहे हैं अमेरिका को कि उसामा क्या है, दहशतगर्द है। उसामा क्या है, दहशतगर्द है, हम आपके साथ है, मारो इन्हें। मतलब है कि हम उनके साथ खड़े हैं इस जंग के अंदर, अमेरिका के साथ। लेकिन हमने तालिबान जो है ना किधर मौजूद है, पाकिस्तान में निकलेगा तो पूरी दुनिया में हमारी चुपकी होगी। अमेरिका इसलिए तो हमारे पर इल्जाम लगाता है ना कि जी आप जो है ना ट्रेटर है, धोखेबाज है, हमें कुछ कहते हैं ग्राउंड पे, आप कुछ और करते हैं। उसकी वजह इस तरह की हरकतें हैं हमारी। अब उसामा बिन लादेन साहब जी मौजूद थे एबटाबाद में, इस्लामाबाद से ऊपर थोड़ा सा। अमेरिका को पता चल गया कि वहां मौजूद है। अमेरिका तो ढूंढता रहा था इसे 2001 से, 10 साल हो गए थे अमेरिका को जंग लड़ते हुए इसके चक्कर में। तो अमेरिका ने अपने ब्लैक हॉक जो हेलीकॉप्टर थे वो भेजे। इन्होंने आकर रात को ऑपरेशन किया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, सोई हुई गवर्नमेंट भी और आर्मी भी। उन्होंने ऑपरेशन किया, बंदा उठाया, उसकी लाश को ले गए, समुद्र में जाके फेंका उन्होंने। उसके बाद फिर हमारी गवर्नमेंट को बताया जी हमने ये कर दिया आपके मुल्क में। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ। ओबामा का दौर था, ओबामा आया हुआ था। बाकी इंडिया में कौन था जी, इंडिया का अमेरिका में जो प्रेसिडेंट था वो ओबामा, बराक ओबामा साहब का ये दौर था। इस तरह से जो है ना जी आप देखेंगे 2 मई की डेट पूछता है वो। पूरी दुनिया में हमारी एक सुबकी भी हुई और कुछ लोग कहते हैं जी पता था हमें, और जो है ना जी हमने इसलिए चुप कर गए कि जी हम ना करें, वो करें ताकि तालिबान हमारे खिलाफ ना शुरू हो जाए, अभी तुमने मारा है, अमेरिका के खिलाफ ही लगे रहे। कुछ लोग इस तरह भी कहते हैं, हम खुदा बेहतर जानते हैं कि क्या सच है। बार क्या सवाल पूछा जाएगा इनकी डेट एग्जैक्ट कब मारा गया, कौन से ऑपरेशन में मारा गया, कौन से हेलीकॉप्टर यूज हुए, ब्लैक हॉक्स जो थे ये हेलीकॉप्टर यूज किए थे उनके कमांडोज ने। ठीक है, मुल्ला उमर को भी आगे चल के 2013 में मार दिया गया था। 2013 में मुल्ला उमर को भी मार दिया गया था, क्योंकि हमारा ये जो हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान में, अब क्योंकि अमेरिका के साथ थे इस वार टेरर में, तो फिर हमें इस दोनों चीजों को इकट्ठे देखना पड़ेगा किस तरह से मामला चल रहे थे। ठीक है जी, 2011 का मेन इंसिडेंट यही है, ऑपरेशन। और उसके बाद 2012 में गिलानी साहब को घर जाना पड़ेगा, तो इन्हें अदालत का केस लगेगा इनके ऊपर, से मैं रेज करता हूँ। असल में उन दिनों में ना करप्शन के जो किस्से थे वो बहुत ज्यादा चल रहे थे, और स्विस बैंक के अंदर जो है ना पैसे पड़े हुए थे। इसाक डार साहब कहते थे कि इसाक डार आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून के जो है ना आजकल तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उस वक्त ये, उससे पहले जो दौर गुजरे हैं उनमें फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, वो कहा करते जी हम क्या करेंगे जी, कर्जदारी का पैसा वापस लाएंगे स्विस बैंक से, इतने $1 बिलियन लेके आएंगे वापस। तो वहां को पैसे पूसे पड़े हुए थे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गिलानी साहब को कि जी आप क्या करें, खत लिखें, आप खत लिखें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खत लिखेगा तभी उन्होंने बात माननी थी, इंफॉर्मेशन वगैरह डेटा वगैरह देना था। तो इन्होंने खत नहीं लिखा, तो इनके ऊपर तो इन्हें अदालत लगेगी। तो इन्हें अदालत जब इनके ऊपर लगेगी, उसकी डेट याद रखनी है, और इन्हें 30 सेकंड की सजा भी दी जाएगी। पाकिस्तान की अदालतों से कन्विक्ट होने वाले सजा याफ्ता आप देखें तो मतलब है कि ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है जी, इनकी एग्जैक्ट डेट अगर आप लिखें तो आप ये देखें कि इनकी एग्जैक्ट डेट हमारे पास है गिलानी साहब की 26 अप्रैल 2012। लिखें तो ऐसी डेट लिखनी है आपने, 26 अप्रैल 2012 को इन्हें जो है ना जी 30 सेकंड की, ये भी सवाल बना है पेपर में, कितने सेकंड की इन्हें सजा हुई, 30 सेकंड की। 30 सेकंड भी बहुत होते हैं। ठीक है, तो वहीं पे इसे इन्हें गिरफ्तार किया गया 30 सेकंड के लिए, और उसके बाद फिर छोड़ दिया गया। वज़ीर आज़म थे ना, वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल भी होता है। तो इन्होंने क्यों नहीं लिखा खत, ये कहते थे जी सदर है, सदर को इम्यूनिटी हासिल है, जब तक वो सीट पे बैठा हुआ है मैं उनके खिलाफ नहीं लिख सकता, कानून में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है।
ठीक है, तो ये मामला इस तरह से चलते रहे। अल्टीमेटली यूसुफ रजा गिलानी को क्या करना पड़ेगा, उन पर दबाव था बहुत ज्यादा कि जी आप या तो खत लिखें स्विस बैंक्स को या फिर रिजाइन करें। आगे चल के अप्रैल मई जून में वो रिजाइन कर जाते हैं। जून में यूसुफ रजा गिलानी साहब रिजाइन कर जाते हैं। उसके बाद पर इशफाक परवेज नहीं, वो जो थे परवेज अशरफ साहब, राजा रेंटल जिन्हें कहते थे, राजा परवेज अशरफ साहब, राजा परवेज अशरफ साहब जो है ना जी, ये क्या बनेंगे जी, नेक्स्ट पीएम बनेंगे 2012 से लेके 2013 तक ये रहेंगे। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी के बाद कौन आएंगे जी, राजा परवेज अशरफ साहब आएंगे जी। राजा रेंटल इसलिए कहते थे कि इनके भी कुछ रेंटल पावर प्लांट, जो ये प्राइवेट बिजली के पावर प्लांट है ना, इनके भी कुछ थे, तो वहाँ से जो है ना जी मुल्क के ऊपर एक बर्डन शुरू हुआ था, जिसकी वजह से फिर ये मशहूर हो गए थे। ये उस वक्त वजीर बिजली और पानी थे, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले। ठीक है, तो इस तरह से जो है राजा परवेज अशरफ साहब नेक्स्ट क्या बनेंगे जी, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अपनी टर्म ये पूरी करेंगे, 2013 में असेंबलियां मुकम्मल हो जाए, मतलब असेंबली का टेन्योर मुकम्मल हो जाएगा, 2013 में फिर इलेक्शन होंगे। इसे मैं रेस कर देता हूँ। जरदारी साहब बैठे हुए हैं सदर, और उधर इशफाक कियानी साहब बैठे हुए आर्मी चीफ। ठीक है, अब क्या होगा जी, इंटरम सेटअप बनेगा। इंटरम सेटअप बनेगा 2013 के इलेक्शन। जो इलेक्शन है ये होंगे, तो जो वज़ीर आज़म बनेगा, मतलब है कि केयर टेकर, उसका नाम पूछा जाता है मीर हजार खान खोसू। मीर हजार खान खोसू साहब जो थे ये क्या बनेंगे जी, केयर टेकर पीएम बनेंगे। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे जी, मीर हजार खान खोसू साहब। ये इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन का रिजल्ट आएगा कि हमारे पास PMLN एक क्लियर मेजॉरिटी के साथ 166 सीटें जीत के आएगी, और ये क्या करेंगे जी, गवर्नमेंट बनाएंगे। PTI की 35 सीटें थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीटें भी इसमें देखें ये थोड़ी ही थी। इसमें आप देखेंगे PPP की 42 थी, मतलब 42, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 42, मुस्लिम लीग नून की 166 के करीब थी, और PTI की 35 के करीब थी। इस तरह से नून लीग क्या बनाएगी, गवर्नमेंट बनाएगी। और नवाज शरीफ साहब क्या बनेंगे जी, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। नवाज शरीफ साहब क्या बनेंगे जी, 20वें प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नवाज शरीफ साहब। 2013 से लेके 2017 तक रहेंगे। ये भी टर्म पूरी नहीं कर सकेंगे, इन्हें भी नायल कर दिया जाएगा अदालत की तरफ से। अब वो जो हथियार था पहले जो खुद ही चलाते थे, अब वो अदालत के जरिए चलाया जा रहा है। अब वो अदालत के जरिए चलाया जा रहा है। तो 2013 से लेकर 2017 तक ये रहेंगे। और जो प्रेसिडेंट बनेंगे वो ममनून हुसैन साहब बनेंगे जी। प्रेसिडेंट कौन बनेंगे जी, ममनून हुसैन साहब बनेंगे जी। इनका दौर है जी 2013 से लेके 2018 तक। ये मर भी गए, इनकी डेथ भी हो गई है। ममनून हुसैन साहब की डेथ 2021 में हुई थी। अगर एग्जैक्ट डेट लिखे तो 14 जुलाई 2021 को। अब करंट अफेयर भी शामिल हो रहा है ना आपका। 2021 को इनकी डेथ हो जाती है। ममनून हुसैन साहब शरीफ आदमी था बेचारा। ठीक है, ममनून हुसैन साहब। तो ये जो है ना जी प्रेसिडेंट रहे 2013 से लेकर 2018 तक, और 14 जुलाई 2021 को इनकी डेथ भी हो गई है। ठीक है, अब करंट अफेयर की वजह से डेट लिखवा रहा हूँ आपको मैं, अदरवाइज मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको डेट ना लिखवाऊँ, क्योंकि जब ये याद ही नहीं होनी उसमें फिर लिखवाने का क्या फायदा है। साल याद हो जाए तो बड़ी बात है। ठीक है जी, नवाज शरीफ साहब के कारनामे जरा लिखते हैं जी। तीसरी दफा बने हैं नवाज शरीफ साहब, 3rd टर्म है इनकी, ये तीसरी टर्म है। हालांकि पाकिस्तानी कानून में था कि 2 दफा कोई भी बंदा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है पाकिस्तान में। 18वीं तरमीम में इन्होंने ये शिक भी ऐड करवाई कि नवाज शरीफ साहब को बनाना था, दोबारा तीसरी दफा लाना था।
ये ऐड किया गया कि जी कोई भी बंदा तीसरी दफा ही बन सकता है प्राइम मिनिस्टर। नवाज शरीफ साहब 2 बार बन चुके थे ना, तीसरी दफा बनने के लिए अमेंडमेंट करवाना जरूरी था। तो इस तरह की अमेंडमेंट तो एक दिन में हो जाती हैं, जब इनका अपना मफाद होता है तो एक दिन में हो जाता है। चलें जी। अच्छा, इसमें एक सवाल और मुझे याद आ गया, मुशर्रफ साहब ने जो इलेक्शन लड़ने की जो शर्त रखी थी, एक बंदा भाई कौन इलेक्शन लड़ सकता है, तो उसकी कंडीशन रखी थी ग्रेजुएशन, कम से कम जिसकी बीए है वो इलेक्शन लड़ सकता है। मुशर्रफ साहब ने ये शर्त रखी थी। अभी आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वो कहावत है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। अब मुशर्रफ साहब ने कंडीशन रखी कि जी 14 साल की एजुकेशन बीए का होना जरूरी है, वो इलेक्शन लड़ सकता है। ये सवाल भी बना था पेपर में कि किसने रखी थी ये कंडीशन। अब बहुत सारे सियासतदान जिनकी डिग्रियां थी नहीं, अनपढ़ जाहिल थे, उन्होंने क्या किया जी, डिग्रियां कर ली, मतलब बीए कर ली, डायरेक्ट बीए कर ली जाके उन्होंने। इलेक्शन से पहले सारा रिकॉर्ड भी हर चीज ओके हो गया। आपको पता, जब करने वाले करने पे आए तो 1 मिनट में हो जाता है। हो गया, इलेक्शन लड़ लिए। बहुत सारे लोगों में एक बंदा जमशेद दस्ती भी था। अब जब इसके बाद वो मुशर्रफ चला गया, जरदारी साहब आए, उन्होंने कहा नहीं जी बीए नहीं होनी चाहिए, एफए होनी चाहिए। अब जिन्होंने पहले बीए कर ली हुई थी, अब उन्होंने एफए करनी पड़ी उन्हें। सारे सियासतदानों ने क्या कर लिया जी, एफए कर लिया। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, एक बंदे ने बीए पहले कर ली है, एफए बाद में की है। अभी पिछले दिनों जो नवाज से ये जो जमशेद दस्ती साहब जो नाअहल हुए हैं, वो इसी बात पे नाअहल हुए हैं कि आपने बीए पहले कर ली है, एफए आपने बाद में की है। वो डिग्री किसी के हाथ लग गई, किसी ने केस कर दिया अदालत में, और अब वो नाअहल हो गए पक्के पक्के। बंदा पहले मैट्रिक करता है, फिर बीए करता है, फिर बीए करता है। यहाँ क्या रहा, उल्टा चल रहा था काम सारा। तो अभी पिछले हफ्ते का डिसीजन आया मेरे ख्याल से, नाअहल किया गया जमशेद दस्ती साहब को। तो उनका यही मसला था कि उनकी बीए पहले की थी और एफए जो थी वो बाद की थी। ठीक है, तो सवाल बना होता, इसलिए मुझे याद आ गया कि ग्रेजुएशन किसने कंडीशन रखी थी पाकिस्तान की तारीख में। एक ही दफा जो है ना कंडीशन रखी गई कि पढ़े लिखे लोग आए असम्बली में, मुशर्रफ नहीं रखी थी। बाकी तो आपको पता ही है किस तरह के लोग आते हैं हमारे पास। ठीक है जी, इलेक्शन हो गए, मुमनून हुसैन साहब आ गए इधर से प्रेसिडेंट, और नवाज शरीफ साहब क्या आ गए जी, पीएम आ गए। अब इनके दौर में जो काम शुरू होंगे उनमें आप ये देखें कि एक तो सी पैक शुरू करेंगे ये आगे चल के, और दूसरा जो है ना जी एपीएस हो जाएगा 2014 में। और धरने भी शुरू हो गए थे। इमरान खान साहब जो थे धांधली के लिए, और तारुल कादरी साहब जो थे, उन्हें धरने जो है ना पूरा धरने का प्लान बना के गवर्नमेंट के खिलाफ इन्होंने धरने शुरू कर दिए। 2014 की बात है ये भी। ठीक है, आर्मी चीफ अब कौन आ चुके हैं, जनरल राहिल शरीफ साहब आ चुके हैं, ये चले गए, ये चले गए। अब कौन आए हुए हैं जी इस दौर में, ठीक है जी। तो अब इसमें आप देखें कि पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जी एपीएस को। एपीएस जो होगा पेशावर आलमी पब्लिक स्कूल, जो पेशावर के ऊपर अटैक हुआ था उसकी बात कर रहा हूं। तो 16 दिसंबर 2014 की ये बात है। 16 दिसंबर 2014 को जो है ना क्या होगा जी, एपीएस का अटैक हो जाएगा, आर्मी पब्लिक स्कूल, जिसके अंदर 141 के करीब जो बच्चे थे और जो लोग थे वो शहीद हुए। उनमें से 136 जो थे वो बच्चे थे। अंदाजा लगाएं, एपीएस के अंदर जो बच्चे शहीद हुए 141 में से 132, टोटल 141 लोग शहीद हुए, उसमें से 132 जो थे वो बच्चे थे मासूम। तो उन्हें जो है ना क्या क्या दहशतगर्दी का शिकार हुए वो, और उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो रियासत है वो हरकत में आएगी। नैप बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा जी? नैप, नेशनल एक्शन प्लान। पूछता है कब बनाया गया? 2014 में ही शुरू किया गया। नैप, नेशनल एक्शन प्लान, ये शुरू किया गया, जिसके 20 पॉइंट्स बनाए गए। उसमें से कुछ जो थे आर्मी ने ऑपरेशन करने थे, कुछ पॉइंट्स में टारगेटेड ऑपरेशन था, और कुछ में सिविलियन गवर्नमेंट ने कुछ काम करना था कि दहशतगर्दों की फंडिंग जो है वो रोकनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना जी ये मामला चलेंगे 2014 के अंदर। ठीक है, और उसके बाद मिलिट्री कोर्स बनाए जाएंगे। आजकल मिलिट्री कोर्स आपको पता है खबरों में है
मिलिट्री कोर्स भी बनाया गया, ये जनवरी 2015 में बनाया गया, ये जनवरी 2015 के अंदर बनाए गए। कौन सी अमेंडमेंट में पूछता है बनाए गए? 21वीं 21st अमेंडमेंट। कानून में 21st अमेंडमेंट की गई, उसके अंदर जो है ना जी 2 साल के लिए, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्स बनाए गए। ये लिखे जरा, 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्स बनाए गए, जिनमें जो दहशतगर्द है उन्हें सजाएं जो है वो मिलिट्री कोर्स में उनके केस चलाए गए। जनवरी 2015 के अंदर ये कोर्स बनाए गए। ये नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा था मिलिट्री कोर्ट बनाना, ठीक है। 2 साल के लिए बनाए गए 21वीं अमेंडमेंट में। 2 साल जब मुकम्मल हो जाएंगे, कब मुकम्मल? 15 में बनाएंगे तो 2 साल 2017 में मुकम्मल हो जाएंगे। फिर 23वीं तरमीम करके फिर दोबारा से मजीद 2 साल की एक्सटेंशन दी जाएगी मिलिट्री कोर्स को। ये दोनों तरमीम का पूछता है। ये मिलिट्री कोर्स कौन सी तरमीम में बनाया गया? 21वीं में। एक्सटेंशन कब दी गई? 2 साल की मिलिट्री कोर्स को। 21 के बाद फिर 23वीं तरमीम 23rd अमेंडमेंट में 2 साल के लिए मजीद इसकी एक्सटेंशन की गई थी, 2017 से 2019 तक। 19 में फिर खान साहब आ गए थे, खान साहब ने कहा कि बस मजीद हमें एक्सटेंशन नहीं करते। इस वजह से तो फिर आज आपको बोला किधर है, ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको एपीएस के बारे में बताया। ये सवाल बनते हैं बेटे जो मैं आपको इधर दिखा रहा हूं। उसके बाद हम जरा देख लेते हैं। अच्छा, 1-2 ऑपरेशन भी हमने इस दौर में शुरू किए थे, जिसमें से आप देखें कि हमारे पास ऑपरेशन का नाम लिख लें 1-2। ऑपरेशन ज़र्ब आज़म है, जैसे ऑपरेशन ज़र्ब आज़म है हमारे पास। बेसिकली आज़म जो है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का नाम था, ठीक है। ज़र्ब आज़म जो है ये हमने 2014 में शुरू किया था, 2014 में ही शुरू किया था हमने ऑपरेशन ज़र्ब आज़म। लिख लें जरा, हाँ जी लिख लिया है। उसके बाद हम सी पैक को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम सी पैक को डिस्कस करते हैं। जिसे रेस कर दूं बेटा, बताइएगा। जी, नवाज शरीफ साहब का टेन्योर डिस्कस कर रहे हैं हम। तो 2013 से 2017 तक का टेन्योर जो है ये हमारे पास। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट मुझे याद आ गया। 25 दिसंबर 2015 मोदी ने पाकिस्तान विजिट किया था। मोदी पाकिस्तान आ गया था। जहां से आगे मामला खराब होना शुरू होंगे, बगैर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बताए, मतलब बगैर प्रोटोकॉल के वो कैसे आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से नवाज शरीफ साहब को भी हम जरा मुबारकबाद देते जाए, उनकी बर्थडे है 25 दिसंबर। नवाज शरीफ साहब की बर्थडे भी है, जिन्ना साहब की बर्थडे भी 25 दिसंबर है। और नवाज शरीफ साहब जो बाबूजी साहब हैं जी, तो उनकी जो है बर्थडे भी 25 दिसंबर है। क्या हसीन इंतजार है, देखिए आप, ठीक है जी। दोनों अजीम लीडर। तो 25 दिसंबर को जो है ना जी वो तशरीफ लाए मोदी साहब पाकिस्तान बगैर प्रोटोकॉल के, ठीक है। कोई जो है ना प्राइम मिनिस्टर थे ना नवाज शरीफ साहब, तो जब कोई प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं आपस में तो उनका एक प्रोटोकॉल होता है, उनके साथ एक असिस्टेंट होता है, गवर्नमेंट का नुमाइंदा मौजूद होता है। जो भी बात होती है वो नोट हो रही होती है, हर चीज। इंटरनेशनली जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो हर चीज रिकॉर्ड का हिस्सा होता है। आप एज ए प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना जी मामला थोड़े से इनके फिर उधर से आएगी। जी आप तो पूछ ही नहीं, आप तो बता ही नहीं रहे, ठीक है। बाकी आगे एक्सटेंशन का मसला भी होगा, इस वजह से भी जो है ना मामला डिस्टर्ब होंगे और फिर नवाज शरीफ साहब को आगे चल के नायल भी कर दिया जाएगा, ठीक है। वो बाद में डिस्कस करेंगे नवाज शरीफ साहब की नायली। लेकिन नवाज शरीफ साहब के हम कारनामे देख रहे थे, जिसमें सी पैक जो है 2015 के अंदर ये शुरू किया गया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसकी जो तकरीबन लेंथ है वो 2022 किलोमीटर के करीब करीब है। ये
काशगर से लेके ग्वादर, ग्वादर तक जो है ना क्या है, ये रूट है। काशगर जो है ये जो चाइना का सूबा है सिंकियांग, सिंकियांग या जिंकियांग कह लें, उसके अंदर सिटी है काशगर। और ग्वादर किधर है? हमारे पास बलूचिस्तान में है, आपको इसका तो पता ही होगा। किधर है? बलूचिस्तान में है। यहां से यहां तक एक रूट बनाया जाएगा जहां से क्या होगा, ये चाइना को लिंक किया जाएगा बाहर की दुनिया के साथ। ग्वादर के बाद यहाँ अरेबियन सी शुरू हो जाता है सारे का सारा। अरेबियन सी पे मौजूद है ग्वादर, या इंडियन ओशन कह लें इसे आप। नजर आ रहा है ये इंडियन ओशन, ठीक है। तो एक ये जबरदस्त इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है, एक जबरदस्त रूट। तीन इसके हिस्से हैं, एक ये सेंट्रल रूट है, एक इधर से वेस्टर्न रूट है, एक इधर से ईस्टर्न रूट है। ईस्टर्न रूट जो है ये लाहौर से, मुल्तान से, ये लाहौर है हमारे पास, ये मुल्तान है, ये कराची से होकर जाएगा ऐसे, ठीक है। सेंट्रल रूट जो है ये आपका जाएगा यहाँ से डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, ये वाले जो रास्ता है ऐसे जाएगा मुल्क, ठीक है जी। और जो हमारे पास वेस्टर्न रूट है ये कोयटा से होता हुआ, वो बलूचिस्तान से होता हुआ जैसे जाए, केपी से उधर से होता, केपी के कुछ एरियाज को टच करेगा, फिर बलूचिस्तान के कुछ एरिया से होता हुआ फिर ग्वादर तक जाएगा, ठीक है जी। एक जबरदस्त प्रोग्राम। इसमें 9 इकोनॉमिक जोन बनाने थे हमने, क्या करने थे? 9 इकोनॉमिक जोन हमने बनाने हैं। इसके अंदर काम जारी है बड़ी तेजी के साथ। और ये प्रोजेक्ट जो है सीपैक 2030 में मुकम्मल होना है। कब मुकम्मल होना है? 2030 में ये मुकम्मल होगा और 2047 तक ये चाइना के कब्जे में रहेगा, चाइना का कंट्रोल रहेगा। चाइना का कंट्रोल कब तक रहेगा? ये दोनों सवाल बने हैं बेटा। 2047 तक चाइना का कंट्रोल रहेगा, 2030 में ये फंक्शनल होगा, मुकम्मल ऑपरेशनल हो जाएगा। 2015 में शुरू हुआ, 2015 में ये शुरू हुआ और 2222 किलोमीटर, वैसे तकरीबन से राउंड अबाउट करेंगे सारा तो ये बन जाएगा 3000 किलोमीटर के करीब करीब, क्योंकि बहुत सारे रूट्स हैं। 3000 किलोमीटर के करीब करीब बन जाएगा ये सारा। 9 इकोनॉमिक जोन है। अभी पिछले दिनों में एक पेपर देख रहा था, मेरे ख्याल से शायद जिलेदार का था, उसमें सवाल ये पूछा गया था इस वक्त जो सीपैक है वो कौन से फेज में है? प्लानिंग फेज में है, डेवलपमेंट फेज में है, इंडस्ट्रियल फेज में है, इस तरह से पूछा गया था। इस वक्त हम इंडस्ट्रियल फेज में जा चुके हैं, हम इकोनॉमिक जोन को बिल्ड कर रहे हैं। प्लानिंग फेज तो बहुत पुराना हो गया, डेवलपमेंट का भी काफी सारा काम हो गया है। कितने बिलियन का प्रोजेक्ट है ये? शुरू में 40 बिलियन का था, बिलियन डॉलर का था। अब ये बढ़ के 62 बिलियन डॉलर का हो गया। बाद में इसमें कुछ और चीजें ऐड की गई। इसमें रेलवे ट्रैक भी है, इसमें जो है ना जी सारे के सारे ये रोड्स का एक जाल है पूरे का पूरा। कितने बिलियन का प्रोजेक्ट है ये इस वक्त? 62, 61, 62, 61 पॉइंट समथिंग है, राउंड अबाउट करते हैं तो 62 कह देता है। बिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है जी। और इस तरह से ग्वादर को डेवलपमेंट के लिए तो कोई काम पहले सरदारी साहब ने मुआहदा कर लिया 2013 में। ग्वादर को बिल्ड करने का चाइना के साथ 2013 में मुआहदा कर लिया था, ठीक है। बाद में फिर इसे मजीद एक्सटेंड करके सीपैक का नाम दिया गया। इसमें रेलवे लाइन भी बिछाई जाएंगी। एक जबरदस्त किस्म का प्लान है। अगर ये प्रॉपर हम फंक्शनल कर जाते हैं, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो जाती है, तो ये गेम चेंजर होगा पाकिस्तान के लिए, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक दफ़ा मैप बना के आपको सारे जो है ना समझाऊंगा एक दिन कि कहाँ कहाँ इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं, कौन कौन से मुल्क इसमें आएंगे, वो सारे कंट्रीज बनाने पड़ेंगे मुझे अलग से, ठीक है बेटा। तो ये इसका सबसे बेहतरीन कारनामा था नवाज शरीफ साहब का, सीपैक अपने पूरे टेन्योर के अंदर। याद रहेगा आपको, सीपैक 2015 में शुरू हुआ, 30 में मुकम्मल होगा, 47 तक चाइना के कब्जे में रहेगा, ठीक है। 40 बिलियन का था इनिशियली, अब ये 62 बिलियन का हो गया है, जिसके अंदर 9 इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से आप देखेंगे अब ये इंडस्ट्रियल फेज के अंदर इंटर हो चुका हुआ है ये वाला प्रोजेक्ट सारे का सारा, ठीक है। अब इसे मैं रेज करता हूँ। जरा नवाज शरीफ की रुखसती जरा देखते हैं कि किस तरह से ये आए थे, किस तरह से ये लाए गए थे और किस तरह से ये जा रहे हैं जी। मसला असल में एक्सटेंशन का था सारा, और जो है ना जी
नवाज शरीफ साहब भी चाहते थे, देखें पता भी क्या है, जो सीट पे बैठा हुआ है ड्राइवर है वो चाहेगा ना कि यार गाड़ी का कंट्रोल मेरे पास रहे, बजाय कोई और बंदा उसे नहीं अब ब्रेक लगाओ, अब रेस लगाओ, अब हॉर्न बजाओ, एक बंदा डिक्टेट करेगा बार बार, तो थक ही जाता है ना, कहता है यार क्या है। ठीक है रिस्पॉन्सिबल भी मैं हूं, कई बंदा कोई गाड़ी कहीं टकरा जाए, ठीक है एक्सीडेंट हो जाए खुदा ना खास्ता, तो कौन जिम्मेदार है? ड्राइवर ही जिम्मेदार होता है ना, जो पीछे से इशारा कर रहा था तो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो नवाज शरीफ साहब भी तो एक चालाक चाहते थे अपने पास हमारे पास रहे, बहुत सारी चीजें जो है ना वो कर रहे थे। फिर करप्शन, फिर इमरान खान साहब सड़कों पे थे, शायद उधर से हाँ हो गई थी जी आप आ रहे हैं नेक्स्ट, ठीक है। और इस तरह से मामला चल रहे थे। नवाज शरीफ साहब के कुछ फैसले थे जो उन्हें नागवार गुजरे। फिर किसी ने बताया साहिब बहादुर को कि जी एक्सटेंशन अगर आप इनसे लेंगे तो आप और भी ज़्यादा बदनाम हो जाएंगे, खान साहब सड़कों पे है तो मैं तुम्हारे लत्ते लेंगे ऐसे, तो बेहतर ये है कि पॉपुलरिटी इधर है तो उन्हें ले आओ और उनसे एक्सटेंशन ले लो, आप इस तरह से काम चलाओ, ठीक है। तो अल्टीमेटली अदालतों में केस चलेगा। पनामा लीक्स भी तो आ गई थी, पनामा लीक्स, पनामा लीक्स जो थी 2014 में आई थी। इसका साल चेक कीजिएगा, 2014 ही है ना, पनामा लीक्स का साल चेक करना 2014 ही है, क्योंकि उसी के बाद ही धरने शुरू हुए थे, उसी के बाद ही इमरान खान साहब ने धरने शुरू किए थे, फिर APS हो गया था, फिर धरने खत्म कर दिए थे, 2014 ही है, ठीक है। पनामा लीक्स आ गई, तो पनामा लीक्स क्या थी? बेसिकली इंटरनेशनल एक हथौड़ा था नवाज शरीफ साहब या PFL अली के सर पे। कुदरत का इंतकाम भी होता है बाज दफा। तो वो वहां से क्या हुआ जी, पनामा लीक्स के अंदर बहुत सारे पूरी दुनिया के जो लीडरान थे उनकी प्रॉपर्टियां निकल आई, जिसके अंदर जो है ना जी नवाज शरीफ साहब और इनके खानदान का नाम भी आ गया, ठीक है। वो आ गया तो उस इशू को उठा लिया अपोजिशन ने, अपोजिशन का काम यही होता है, ठीक है। तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब खुद मान गए, हाँ जी अदालतों में ले जाते हैं हम इन केसेस को, अदालतों में चले गए, अदालत ने कमीशन बना दिया, जो फैसला आया वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आया, फैसला नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आया और नवाज शरीफ साहब को न्याय होना पड़ेगा, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टीज थी नवाज शरीफ साहब के नाम पे जिस पे वो रह रहे थे उसके हवाले से नवाज शरीफ साहब जो है कोई सबूत नहीं पेश कर पाए, हाँ जी ये हमारी ही है, तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। वो आपको पता है बहुत सारा और पैसा भी होता है जो भारत पार किया होता है, उनके पैसों से वो लिए गए थे डॉक्यूमेंट्स। अच्छा वो डॉक्यूमेंट जो जमा करवाए वो फोर्जिड थे, ठीक है। वो कैलिबरी फॉन्ट आपने सुना ही होगा, ठीक है। असल में हुआ पता भी क्या था कैलिबरी फॉन्ट का, वो भी एक कैलिबरी फॉन्ट जो है ना, ये जो इंट्रोड्यूस करवाया गया ना, ये 2007 में जो MS वर्ल्ड का वर्जन आया है ना उसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया कैलिबरी फॉन्ट। इससे पहले जो फॉन्ट था वो टाइम रोमन था, टाइम रोमन था और 11 था, मतलब 12 था, टाइम रोमन 12 ये चलता आ रहा था। 2007 में क्या किया माइक्रोसॉफ्ट ने, ये चेंज करके कैलिबरी फॉन्ट कर दिया और 12 कर दिया, ऐसे 11 कर दिया। अब नवाज शरीफ साहब ने जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, वो जो लंदन वाले फ्लैट थे, इन्होंने कहा जी ये तो हमने 2003 में खरीदे थे, 2003 या 2004 के डॉक्यूमेंट्स थे वो। अब 2003 और 4 के डॉक्यूमेंट्स भी इन्होंने बना लिए, अब बना के इन्होंने जमा भी करवा दिए। भी कौन उधर से करेगा इन्वेस्टिगेशन, भी डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं गलत हैं, करेगा तो तब तक हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन वो बस आई हुई थी उनकी, या जो देखने वाले थे वो तकड़े थे, आंखें खुली हुई थी, उन्होंने देखा कि वो जो डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे ना वो कैलिबरी फॉन्ट के अंदर बनाए गए थे। बनाए तो है डॉक्यूमेंट, वो फॉन्ट चेंज करना उन्हें याद नहीं रहा कि यार ये फॉन्ट भी चेंज कर लें, हम कर सकते हैं, टाइम रोमन मैं भी कर सकता हूँ, आप भी चेंज कर सकते हैं। अब वो जो चेक करने वाले थे उन्होंने कहा यार ये तो कैलिबरी फॉन्ट में बने हुए, जबकि ये आया 2007 में है, उससे पहले तो ये था ही नहीं किसी के पास। तो इनके पास कैसे ये डॉक्यूमेंट्स आ गए उस दौर में? तो वहां से पकड़ा गया कैलिबरी फॉन्ट। उसके बाद फिर जो है ना जी मामला आगे चले, अल्टीमेटली नवाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया जाएगा, नाअहल कर दिया जाएगा, उन्हें घर भेज दिया जाएगा। इनकी जगह फिर नए जो प्राइम मिनिस्टर आएंगे उनके बारे में हम जरा देखते हैं। 28 जुलाई 2017 डेट लिखना चाहते लिख लें, 28 जुलाई 2017 को जो है ना जिनके खिलाफ फैसला आया और इन्हें नाअहल कर दिया गया। इन्हें घर से मतलब पार्लियामेंट से निकाल दिया गया, असेंबली मतलब जो
पीएम हाउस से निकाल दिया गया। नेक्स्ट जो पीएम आएंगे वो आएंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब। शाहिद खाकान अब्बासी साहब आएंगे जी। ये 28 जुलाई से चलेंगे और ये 2017 से 2018 लिख लें। ये रहेंगे शाहिद खाकान अब्बासी, वही है जिनके बारे में मैंने आपको बताया। ओजरी कैंप में इनके वाले थे खाकान अब्बासी साहब, उनकी डेथ हो गई थी ओजरी कैंप इंसिडेंट 10 अप्रैल 1988 में जो हुआ था। ओजरी कैंप इंसिडेंट में इनके वाले साहब शाहिद खाकान अब्बासी साहब की डेथ हो गई थी। उन्हीं के बेटे थे। आजकल ये एयर ब्लू के मालिक हैं, एयर ब्लू के ये आजकल मालिक हैं। पूछ लेता है कभी कभी एयर ब्लू, आपको पता है पाकिस्तान की एयरलाइन है, आप कह लें एयर ब्लू उसके मालिक हैं। तो ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्या रहेंगे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे पाकिस्तान के 21वें, पाकिस्तान के 21st क्या बनेंगे जी, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। नेक्स्ट 21st पीएम बनेंगे पाकिस्तान के, ठीक है। इनके दौर में एक ही कारनामा है 25वीं अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट। इनके दौर में जो आपने याद रखना है 25th अमेंडमेंट ही याद रखना है बस। ये क्या थी, इसमें फाटा को केपीके में जम कर दिया गया, फाटा को केपीके में जम कर दिया गया। 31 मई 2018 को इस पे प्रेसिडेंट ने साइन की। प्रेसिडेंट ये डेट पूछता है वो 28 मई 2018 को इसके ऊपर साइन किए प्रेसिडेंट ने असेंबली से। ये 24 और 25 को पास हो गए थे, ये जो फाटा का मर्जर का बिल था। और 25वीं अमेंडमेंट का पूछता है, कौन सी अमेंडमेंट थी, 25वीं अमेंडमेंट थी। कौन सी अमेंडमेंट थी, 25वीं अमेंडमेंट थी, ठीक है जी। ये अपना टाइम पूरा, असेंबली अपने मुद्दत पूरी करती है, असेंबली को नहीं तोड़ा जाता। सिर्फ जो है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर चेंज किया जाता है। प्रेसिडेंट तो वही ममनून हुसैन साहब बैठे हुए थे, ठीक है। नवाज शरीफ साहब चले गए, उनकी जगह पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब आए। असेंबली ने मुद्दत पूरी की और उसके बाद फिर केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी और फिर इलेक्शन होंगे, ठीक है। इसे मैं रेस कर देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास गवर्नमेंट बनेगी वो पीटीआई की बनेगी। खान साहब को लाया जाएगा, जी। इलेक्शन होंगे जी अब कब के जी, 2018 के। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब जो थे पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम बनेंगे। केयर टेकर पीएम बनेंगे। स्पीड तेज तो नहीं है, मैं असल में इसे क्लोज करना चाह रहा हूं कि आज जान छूट जाए इससे। हाँ स्पीड ठीक है बेटा, लिख पा रहे हैं आप साथ साथ, बस मेन इवेंट जो करने वाले हैं वही करवा रहा हूं आपको। अब जनरल रईस शरीफ साहब जा चुके हैं, अब बाजवा साहब आ चुके हुए थे, अब ये सारे चले गए हैं। अब कौन बैठे हुए हैं जी, बाजवा साहब आए हुए हैं, बाजवा साहब बैठे हुए हैं इधर, ठीक है। तो नासिरुल मुल्क साहब क्या बनेंगे जी, पीएम बनेंगे पाकिस्तान के। और इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा जी वो क्या आएगा जी, पीटीआई के हक में आएगा। और इमरान खान नियाजी साहब क्या बनेंगे जी, पाकिस्तान के 22वें प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान के 22वें। केयर टेकर को नहीं काउंट करते बेटा इसके अंदर, हम केयर टेकर को काउंट करेंगे तो फिर ये तकरीबन 31वां बन जाएंगे खान साहब। उनसे छोड़ दें आप, इस तरह से पूछता है पेपर में। 22वें प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इमरान खान नियाजी साहब। 18 अगस्त 2018 को ये हलफ लेंगे, मतलब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और ये चलेंगे कब तक जी, 10 अप्रैल 2022 तक। फिर इन्हें भी घर भेज दिया जाएगा और फिर नया खिलौना आ जाएगा। खिलौना ही है ना, जिस तरह से खिलौना दिल भर गया, ऐसे छोड़ दो यार, नया आ जाए, ठीक है जी। इमरान खान नियाजी साहब जो है 1952 में इनकी पैदाइश है जी। 1952 का ही इनका साल बनेगा तकरीबन, इनकी पैदाइश का। और हाँ 1952 का ही साल है। मियाँ वाली से इनका ताल्लुक है, मियाँ वाली से। क्रिकेटर हैं, मशहूर प्लेयर हैं। ये सवाल इस तरह भी बन सकता है
कौन से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं जी जो क्या है जी, एक अच्छे प्लेयर भी रहे हैं, क्रिकेटर भी रहे हैं। तो 1992 में जो है ना जी इन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीता हमने क्रिकेट का। कहाँ जी? ऑस्ट्रेलिया में। हमने ऑस्ट्रेलिया का सिटी था मेलबर्न, हाँ मेलबर्न ग्राउंड जो था, मेलबर्न जो ग्राउंड था वहां पे जो है ना जी हमने जीता। इंग्लैंड के खिलाफ फतह थी हमारी। तो इस तरह से क्रिकेट के हवाले से ये बनता है सवाल इनका। और 1996 में इन्होंने पार्टी बनाई थी, 1996 में इन्होंने पार्टी बनाई। ठीक है जी। पॉलिटिकल स्ट्रगल इन्होंने की जिसमें इन्होंने जो है ना जी 1-2 इदारे बाकी बनाए, शौकत खानम टाइप और जो है ना जी नमर यूनिवर्सिटी, इसके हवाले से भी पहचाने जाते हैं ये। अल्टीमेटली 2018 के अंदर ये क्या करते हैं जी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बन गए। इनके दौर में सच इवेंट कोई नहीं है जिसके बारे में मतलब है कि कमीशन पूछे। आजकल वैसे ही आपको पता है इनके ऊपर क्रॉस है, तो वैसे भी इनके सवाल कम बन रहे हैं। इनके दौर में कोरोना आया तो कोरोना के बारे में तो सवाल बनेंगे ही बनेंगे, और इंडिया ने अटैक भी किया था तो उसके हवाले से भी 1-2 सवाल बन जाते हैं। बालाकोट में जो स्ट्राइक की थी इंडिया ने, उसके हवाले से सवाल बनेंगे, इसे मैं रेस कर देता हूँ। फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इसका सवाल आएगा। पहला पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर जिसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो अप्रूव होगा और इन्हें भी निकाल दिया जाएगा। तो बालाकोट स्ट्राइक को देख ले पहले। तो ये 2019 की बात है, 2019 की बात है, फरवरी की तारीख थी 26। तो इंडिया ने क्या किया जी, बालाकोट में पाकिस्तानी जो कश्मीर वाली साइड है वहां पे अटैक किया, और बदले में फिर हमने भी अगले दिन 27 फरवरी को उन पे अटैक वापस किया, रिटेलिएट किया। तो उसे जो है ना जी हमने 27 फरवरी 2019 की ये बात है। ठीक है, तो वहां जो है ना जी हमने क्या किया जी, अटैक किया। वापस जब उन्होंने अटैक करने लगे तो हमने उनका जहाज भी गिरा दिया, और उनका एक पायलट अभिनंदन साहब को भी हमने पकड़ लिया। विंग कमांडर था ये। कौन था जिसका पूछा गया पेपर में, इसका डेजिग्नेशन क्या था जी? विंग कमांडर था जी अभिनंदन साहब। उन्हें हमने पकड़ लिया। 30 years फंटास्टिक है, लंबी लंबी मूछों वाले जवान थे कि फिर हमने वापस भी कर दिया था। ठीक है, मोहब्बत का जज्बा बढ़ाने के लिए जंग ज्यादा ना बढ़े ताकि। और इस तरह से फिर हम हर साल 27 फरवरी को मनाते हैं सरप्राइज डे, क्योंकि हमने उन्हें सरप्राइज दिया था। सरप्राइज डे मनाया जाता है हर साल 27 फरवरी। ठीक है जी, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद कोरोना वायरस के हवाले से 2-4 सवाल बनेंगे। पाकिस्तान में पहला केस कब रिपोर्ट किया गया, तो 26 फरवरी 2020 की तारीख है, इसे मैं रेस करता हूं। ये जो कमीशन है यहाँ से इस एरिया में से जो सवाल वो पूछ रहा है, मैक्सिमम जो रिपीट हो रहे हैं वो सारे मैंने निकाल के कोशिश कर रहा हूं आपको करवाने की। कोरोना वायरस आ जाएगा जिसे कोविड-19 कहा गया। कोविड-19 का आ गया 2019 में ही शुरू हो गया था। चाइना का प्रोविंस था वुहान प्रोविंस से शुरू हुआ था। ये कहां से? चाइना के वुहान प्रोविंस से। पूछता है कभी कभी किधर से शुरू हुआ था। वुहान प्रोविंस था ये चाइना का। पाकिस्तान में इसका पहला केस 26 फरवरी 2020 को रिपोर्ट हुआ। कहां? कराची में। और पहला जो डॉक्टर था, डॉक्टर उस्मान था उसका नाम, डॉक्टर उस्मान रियाज। इसका बारे में लिखे, पूछता है सवाल डॉक्टर। अब ये आपका करंट अफेयर भी है। डॉक्टर उस्मान रियाज ये पहला डॉक्टर था जिसने कुर्बानी दी, जो मरा। लोगों को इलाज करते करते इसे कोरोना हो गया, उसी में इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, इसका नाम पूछा है पेपर में। डॉक्टर उस्मान रियाज साहब पहले डॉक्टर थे जिन्होंने अपनी जान दी, शहीद होने वाले पहले कह सकते हैं आप इसी कोरोना वायरस की वजह से। 26 फरवरी को पहला केस रिपोर्ट हुआ। सबसे ज्यादा जो सूबा कौन सा इसमें हुआ, मतलब है कि आपके इफेक्ट हुआ? सिंध। ये भी सवाल बना है। सिंध सूबा सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ इससे। कराची आपको पता है बड़ा शहर था, तो सिंध का जो सूबा था सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ इस कोरोना वायरस से। ठीक है जी, मामला तो आगे चलेंगे
और अल्टीमेटली आगे चल के खान साहब को भी घर भेजने का टाइम आ जाएगा। दिल भर गया था, अब एक नया खिलौना चाहिए था हमें, इसलिए हमने फिर इन्हें घर भेज दिया, असेंबली से भेजा। अब की बार हमने असेंबली को चलाया, हमने कहा चलें जी अदालतें जो है ना वो नहीं करेंगे, अदालतें तो जो है ना जी खान साहब के साथ खड़ी हैं, तो हमें क्या करना चाहिए जी, अब जरा पार्लियामेंट वाला हाथ चलाना चाहिए, वहां से अब इसे घर भेजते हैं, नई रिवायत शुरू करते हैं, 2-4 लोगों को इस तरह से भेजते हैं यहाँ से। इसे मैं रेस करता हूँ जी। हुआ ये कि 10 अप्रैल 2022 वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये हुआ असेंबली के अंदर, और 174 लोगों ने, इसकी सीधर भी पूछा जा सकता है आपसे, इमरान खान के खिलाफ वोट किया। मतलब अपोजिशन को पीडीएम बनी हुई थी, आपको पता है पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसमें आपको पता है पीपीपी प्लस PMLN और जो फजल रहमान की पार्टी MMA के नाम से आजकल वो काम कर रही थी, लेकिन वो बेसिकली तो उनकी जमातें वो है ना, जमीयत है ना, बेसिकली तो जमीयत है, JUI फे फजल रहमान। ठीक है जी, ये बड़े बड़े सारे बहुत सारी पार्टीज थी, सारी 13 पार्टीज आप कह सकती है, सारी शामिल हो इकट्ठी हो गई थी खान साहब के खिलाफ, क्योंकि खान साहब को अब निकालना मकसूद था। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, जिसके अंदर खान साहब मेजॉरिटी लूज कर गए और खान साहब को घर जाना पड़ा। खान साहब को घर जाना पड़ा। अगले PM कौन बनेंगे जी? अच्छा, 11 अप्रैल को कौन बने जी PM बनेंगे शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब नेक्स्ट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। शहबाज शरीफ साहब क्या बनेंगे जी? नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने 11 अप्रैल 2022 को। इस तरह से इन्होंने असेंबली ने मुद्दत पूरी की, और उसके बाद फिर केयर टेकर सेटअप बनेगा, जिसके अंदर अनवरुल्लाह काकड़ साहब क्या बनेंगे जी? केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और फिर इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद फिर शहबाज शरीफ साहब आ जाएंगे। इसे मैं रेस कर देता हूँ। फिर क्या होगा जी? इलेक्शन 2024, इलेक्शन 2024 को हम देख लेते हैं जी। इसमें क्या हुआ? जैसे 2023 में, इसमें देखें 2023 के अंदर सेंसस भी हुआ पाकिस्तान में। सेंसस का मतलब मर्दमशुमारी, यह 7वीं मर्दमशुमारी थी पाकिस्तान की, 7th थी। पूछता है पेपर में कौन सी थी? 7वीं थी। 7वीं मर्दमशुमारी थी, 2023 में हुई, और इसके मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ बताई गई, और 2.6% पॉपुलेशन में इंक्रीज था। ये भी सवाल बना एक दफा पेपर में, कितनी इंक्रीज हो रही है हमारी पॉपुलेशन? 2.56 बनता है, इसे 2.6 कर लें। 2.6% हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है हर साल। ठीक है जी, कितना जी? 24 करोड़ हमारी आबादी बताई गई। मर्दमशुमारी ये जो हुई 7वीं हुई। पहली कब हुई थी? 1951 में पहली सेंसस हुई थी, 1951 में पाकिस्तान में। पूरे हिंदुस्तान की सब कॉन्टिनेंट की बात करें, मैंने बताया था 1881 में हुई थी। 1881 के अंदर पूरे हिंदुस्तान में पहली बार मर्दमशुमारी हुई थी। ठीक है जी, 2.6% हमारी पॉपुलेशन जो है ना जी, क्या जी इसका इंक्रीज इजाफा है। तो इलेक्शन होंगे जी। अनवरुल्लाह काकड़ साहब क्या बनेंगे जी? केयर टेकर PM बनेंगे। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। इलेक्शन करवाया, इलेक्शन होगा जी 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होंगे। इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसमें PTI की 93 सीटें, PMLN की तकरीबन कोई 75 सीटें, और PPP की तकरीबन कोई 65 के करीब सीटें थी। 54, बल्कि 54, 65 नहीं है, 54 है। 54 के करीब सीटें थी। इस तरह से रिजल्ट आया। ये दोनों मिल गए, इन्होंने कहा जब आपस में मिलके
गवर्नमेंट बनाते हैं, पीटीआई को बाहर कर दिया गया। अब ये इस वक्त क्या है जी, गवर्नमेंट में बैठे हैं और पीएमएलएन से शहबाज शरीफ साहब जी क्या हैं जी, प्राइम मिनिस्टर हैं। शहबाज शरीफ साहब करंट पीएम हैं, पीपीपी से जरदारी साहब क्या है जी, प्रेसिडेंट है। और आर्मी चीफ कौन है जी, आसिम मुनीर साहब क्या है जी, करंट आर्मी चीफ हैं। अब तो बल्कि वो फील्ड मार्शल भी बन गए हैं, अब वो फील्ड मार्शल भी बन गए हैं। फील्ड मार्शल जो है पाकिस्तान की तारीख में अयूब खान साहब बने थे, उन्होंने ये उदा खुद को ही दिया था कि जी मैं क्या हूँ जी, अब से फील्ड मार्शल हूँ। अब इन्हें जो है ना गवर्नमेंट ने दिया, इन दोनों गवर्नमेंट ने कि जी आपने जो है ना अच्छी कारकर्दगी दिखाई इंडिया के खिलाफ, जो हमारा पिछले दिनों झड़प हुई थी उसमें आपको क्या होना चाहिए, फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल का कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस ये देखें कि ये जो फील्ड मार्शल की आप कह रहे हैं ओहदा है, इस फॉरएवर होता है, बंदे के मरने तक होता है। और इम्यूनिटी हासिल होती है कि उसने अपने इक़्तिदार में, अपने दौर में जो कुछ भी किया उसके ऊपर अदालत में कहीं पे भी कोई केस नहीं चल सकता है, उसे इम्यूनिटी मिल जाती है, स्याह सफ़ेद का मालिक हो जाता है वो। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट ने उन्हें ये एजाज़ दिया है आसिम मुनीर साहब के लिए, यकीनन एक बहुत बड़ा एजाज़ है ये। तो इस तरह से मामला चल रहे हैं। इससे आगे की जो चीज़ें हैं वो आपकी करंट अफेयर में आ जाएंगी सारी। करंट अफेयर हम आपको मंथली करवा ही रहे हैं बेटा।